वेलकम बैक दोस्तों। तो हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सीखा और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने देखा कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के बारे में, और अल्फ़ा एच कैसे हम लोग निकालते हैं ये भी देखे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है। ओके, तो ये देखो, मानो ये है हमारा एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा अल्कीन। अब हम लोग अल्कीन के बारे में देख रहे हैं। अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड CH ऑफ सिग्मा बॉन्ड से कहाँ जाती है, पाई ऑर्बिटल में, मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल में। ठीक है, इस टाइप के जो हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं वो अल्कीन में हो सकते हैं या फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड में हो सकते हैं। इस तरह से नहीं तो फिर ये हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये हमारा मिथाइल ग्रुप लग गया। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसमें देखा जाता है सिग्मा बॉन्ड टू पाई स्टार वाले हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं कैसे करते हैं इसे, इसमें क्या होती है, कैसे होती है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये है हमारा सिंपल सा अल्कीन का। तो अगर मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊँ तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन की ऑर्बिटल मैंने दिखा दी है, ये कार्बन की ऑर्बिटल है, और यहाँ पर इन दोनों का डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन जो हमारा है sp3। ये सिस्टम को देखना है, ये सिस्टम sp2 है और ये सिस्टम sp3 है। यहाँ के ऑर्बिटल अगर हम लोग दिखाएं, एक का अगर मैं दिखाती हूँ, सारे के सारे तो वैसे ही होते हैं, एक का कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, राइट, इस तरह से हमें दिखा। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये CH, ये जो हमारा है ना, ये कार्बन में क्या है, कार्बन के पास जो ये बॉन्ड बनाया, ये कहाँ से बना रहा है, ये बना रहा है पाई से। पाई बॉन्ड ही तो होता है, ये क्या है, ये पाई बॉन्ड ही तो है, एक पाई है और एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। ठीक है, तो अब इसके ये तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पे तो बॉन्ड बन गई। अब यहाँ पे तो कोई वैकेंट इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा, मतलब ऐसे तो तोड़ेगा नहीं, इसके लिए कोई कुछ तो पुशिंग ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके वजह से ये टूटे बॉन्ड। अपने से तो खुद पे खुद तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, है ना। तो इसके वजह से ये अब इलेक्ट्रॉन को लेगा कहाँ, ये ऑलरेडी पहले अपना बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहेगा, तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ना इसमें लेता है। कार्बन के पास एक पाई होती है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े होगे तो उसमें एक होगा, एक पाई होती है, पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेती है, इसके साथ ही होती है ना, एक पाई होती है, और इससे ऊपर होती है एक पाई एंटी बॉन्डिंग की, इसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, तो इसके पास, इस कार्बन के पास जो है पाई एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, जो वैकेंट है, जहाँ पे ये आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ओके, समझ में आई बात। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ऐसे ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पाई एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अब यहाँ कार्बन के पास देखो, अब यहाँ पे तो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे तो बॉन्ड पड़ रहा है ना। तो अब इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, तो जिसकी वजह से इसके यहाँ पे आने से, इस यहाँ पे जो पाई एंटी बॉन्डिंग में आने की वजह से रिपल्शन वगैरह बहुत कुछ होगा। इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगी इसके यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, CH2 के ऊपर निगेटिव चार्ज और इधर डबल बॉन्ड, और ये CH2 और यहाँ H+। तो इस तरह की हमें स्पीसीज़ देखने को मिलती है। जब हम लोग अल्कीन के बारे में देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखती है।
ओके, अब समझ में आया। और वैसे ही सिमिलरली जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताया था कि यहाँ पे रोटेशन, अभी तो यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाले हाइड्रोजन और फिर ये वाले हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ करके जहाँ पर से इनको सहूलियत होगी इलेक्ट्रॉन को देने में, उस तरह से आ करके अपने आप को अलाइन कर लेंगे, उस ऑर्बिटल के सामने पैरेलल कर लेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। ठीक है, तो बस फिर इसी तरह से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो सिमिलरली वैसे यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके क्या बनेंगे? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें भी सिमिलर सेम हमारे पास ऐसा ही बनेगा, CH2 नेगेटिव, और मान के चलिए अभी ऊपर वाला किया था और अब ऊपर वाला नहीं, साइड वाला कर रहा है पार्टिसिपेट हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो ये हमारा ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ कार्बन। ठीक है, फिर वैसे ही नीचे वाला का मान के चलो, बगल वाला नहीं, अब नीचे वाला कर रहा है, ये H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आई बात कैसे यहाँ पे अल्कीन वर्क करता है हाइपर कॉन्जुगेशन में? तो इस तरह से हमारे अल्कीन जो हैं इनके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। ओके, समझ में आ गई? तो ये हमारा अल्कीन कैसे वर्क करती है, कैसे पाई एंटी बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर रही है, होप सो आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, इसी तरह से तो बस यहाँ से हमारे पास यही कंक्लूजन निकलता है अल्कीन के केस में भी, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फ़ा H इंक्रीज़ करेगी, वैसे वैसे हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज़ करेगा। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारा इंक्रीज़ करेगा। जैसे अल्फ़ा H है, यहाँ पे 3 अल्फ़ा H थी तो हमारे पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, 2 होगी तो 2 होगी, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग होगी, अगर 1 है तो हमारे पास 1 है। ओके, समझ में आ गया? हाँ, ओके, अब वैसे ही चलते हैं। हो गया। अब इसी तरह से हम लोग इसमें भी देखते हैं, अल्काइल बेंजीन में भी देखते हैं। ठीक है, अल्काइल बेंजीन की भी यही होती है, सेम जैसे इधर जा रहे हैं वैसे ही इधर उसमें भी देखना होता है। ठीक है, जैसे कि आप सेम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश मैं करूँगी, कोशिश करना। ओके, जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, क्योंकि वो सेम मैकेनिज्म चल रही है। अब इसको पार्टिसिपेट करना है हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो ये भी इसके पास, क्योंकि 1 2 3 अल्फ़ा H है, ये sp3 कार्बन है ना, और यहाँ पे ये 3 अल्फ़ा H है, तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। मैं एकदम डायरेक्टली आ रही हूँ। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे है ना, ये कार्बन और ये कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट, ये डबल बॉन्ड है। जैसे अल्कीन में था, पहले अल्कीन में थी ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, ये फिर यहाँ पे CH3 है, तो बस यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को हटा कर, ये जो C कार्बन है इसको हटा करके यहाँ पे हम लोग बेंजीन रिंग डाल दिए हैं, और तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, है ना, और तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया ना, बस बेंजीन रिंग डाल दिए बस। तो वैसे जैसे यहाँ पर यहाँ की H की यहाँ पे कार्बन जाती थी, वैसे यहाँ पर भी जाएगी। ये कार्बन यहाँ पे गई तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। तो बस हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर, ये तो H दे चुका है यहाँ से, तो ये H पॉजिटिव, और ये यहाँ पर H और ये यहाँ पर H, हमारे पास इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई। फिर सिमिलरली ये सारे ग्रुप है, ये भी वैसे ही देंगे जैसे इसने पहले दे रखा है, तो बस हमारे पास वैसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा जैसे हमने अभी ड्रॉ किया था। कार्बन यहाँ पे ये हो गया हमारे पास बेंजीन रिंग, और अब यहाँ से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। कार्बन, अब ये कार्बन नहीं दे करके ये वाले कार्बन दे रहा है ना। सब तो वैसे ही बनेंगे, इसके भी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, अब समझ में आ रही है धीरे धीरे चीज़ें? होप सो समझ में आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहाँ पे, पाई स्टार में जा रहे हैं, है ना। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ही तो है, डबल बॉन्ड। ये क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में ही है। ये जो कार्बन है
ये तो इसके पास भी तो पाई स्टार वैकेंट होंगे ऑर्बिटल, तो ये भी यहाँ भी जो है आपके पास एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए कि अल्कीन में कहाँ पर जाते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो है सिग्मा स्टार, वहाँ पे ओवरलैपिंग वहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, सिग्मा स्टार में जाती है। ओके, तो चलिए अब एक एग्जाम्पल है जहाँ से हमें एक चीज़ देखना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ये तो समझ में आ गया। अब हमारे पास है ये हमारा, ठीक है, बेंजीन, ये कार्बन। अब यहाँ पे कोई मैंने X लगा दिया। अब X का मतलब है यहाँ पे कि हैलोजन ग्रुप, ठीक है। और हम लोग जानते हैं हैलोजन की कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, राइट। जनरली मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि मैंने आपको बताया था कार्बन एनायन। अब हमारे जितने हमने अभी तक देखा अल्कीन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के बारे में, यहाँ तक समझ में आ गई बातें। अब हम लोग कार्बन एनायन में आ रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब हम लोग CH3 यहाँ पे मान के चलो CH2 है के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो रही है तभी तो कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर से इलेक्ट्रॉन कहीं और जा रहा है तभी तो कर रहे हैं ना हम लोग इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र। पर यहाँ पे देखो CH2 माइनस है, CH2 माइनस क्या है, इसके पास कार्बन के पास डिफिशियंसी नहीं है, इसके पास ऑलरेडी इसके पास ऑर्बिटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, ठीक है, इसको चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा, ये तो दे नहीं सकता है, ये पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो इस तरह से अगर कोई भी कंपाउंड होती है, इस तरह की जो कार्बन एनायन होती है, वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल नहीं लगती है, कुछ भी कोई भी संभावना है ही नहीं, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होती ही नहीं है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। पर यदि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, राइट, पर अगर कार्बन से ज़्यादा अगर हम लोग को कोई ऐसा एटम है जिसका कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, जैसे कि Cl है, Br है, इन सब की, ठीक है। तो यहाँ पे जो X है ये हमारा Cl और Br ही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है ना, करता ही है। तो ये क्या करेगा, अपने इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये है जो इसकी डेंसिटी है, बेंजीन डेंसिटी है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी क्योंकि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रही है। तो इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। और यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो होती है सिग्मा से हमारी जाती है सिग्मा स्टार में। जब आप इसमें जाओगे ना, क्या नाम है, सॉरी सिग्मा नहीं, ये तो पाई है ना, पाई से सिग्मा स्टार में जाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो पार्टिसिपेट होता है ना, वो पाई से सिग्मा स्टार की ओर जाती है, ठीक है। जब आप इसके हैलोजन्स के जब आप एमियोटिक डायग्राम ये करोगे, ड्रॉ करोगे, तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ सिग्मा स्टार ऐसा है जहाँ पर आपको वैकेंट ऑर्बिटल वहाँ पे जगह होती है इलेक्ट्रॉन की जाने की। आप इसको ड्रॉ करके देखना, आपको समझ में आएगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है ना, तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगी हमारा डबल बॉन्ड C और ये X माइनस चार्ज और ये X, फिर ये X। इसी तरह से हमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर मान के चलो, वैसे यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी 3 तरह की बनेगी, जैसे हमने बनाया था। एक बार ये पार्टिसिपेट करेगा, एक बार ये पार्टिसिपेट करेगा और ये तो कर ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बस इतना बताना थी कि अगर ऐसा केस है जहाँ पे जहाँ पे कुछ कार्बन से ज़्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वहाँ पे हमारा जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा और वहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी और वहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी वो पाई से सिग्मा स्टार की ओर जाएगी, ठीक है। हमेशा सिग्मा से पाई करते थे, पर यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पाई से सिग्मा स्टार है, याद रखना सिग्मा स्टार, ठीक है। तो ये मुझे बताना था। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, कि अब जो ये सब जो पढ़ रहे हैं ये सब है क्या। हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा, वहाँ पे प्लस आई माइनस आई देखा, रेजोनेंस के बारे में देखा, वहाँ पर प्लस आर और माइनस आर देखा। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे रह सकता है,
है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलिए, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दो टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं, एक होते हैं प्लस एच और एक होते हैं माइनस एच। ठीक है, माइनस एच। तो प्लस एच कौन से हो गए? सिमिलरली जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में पढ़ते हुए आए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है, जैसे वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन को देता हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो सारे प्लस एच शो करेंगे। ठीक है, प्लस एच शो करेंगे, माइनस एच और प्लस एच। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हो वो सारे माइनस एच शो करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियसली एग्जाम्पल दिया ना आपको, जैसे ये बेंजीन था, इसके ऊपर हमने कोई भी एक्स ग्रुप को लगा लिया, तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ओके, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप मान के चलो, मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से हो गए? CH3 हो गया, अब ये CD3 हो गए और ये CT3 हो गए। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन, ये एग्जांपल आपने देखा भी है प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे क्या है कि इधर से इधर प्लस आई इफेक्ट बढ़ती है ना, पर इधर से इधर प्लस एच इफेक्ट डिक्रीज़ करती है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना, डिक्रीज़ करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, एटॉमिक मास, मास नंबर, हैवी एलिमेंट जो रहेंगे उसके वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा बात कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो कार्बन से, मतलब कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्यूटेरियम। ठीक है, इधर से जाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कार्बन, इसके ऊपर ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह, ट्यूटेरियम जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देगा, है ना, तो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा। मतलब अगर ये ट्यूटेरियम है और यहाँ पे मान के चलो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तीनों के तीनों जो ट्राइडियम है, टी वाले जो ग्रुप है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे, है ना। मैंने ये बताया था पहले भी कि अगर ये टी है और ये पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को देंगे ना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके वजह से जब इलेक्ट्रॉन को देंगे तो यहाँ पे अगर मान के चलो कोई भी अन्य पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो इन सब के बीच में क्या हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा, और हम लोग को ये मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बताया है कि हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन में वीक बॉन्ड को लेते हैं। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगी, प्लस एच जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर से इधर CH2 CT इधर से जाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है, जिसके वजह से हमारा प्लस एच जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ये रीज़न होती है। ठीक है, ओके, समझ में आया बात? ठीक है, और देखो अब इसमें चलते हैं, माइनस एच में चलते हैं। जब हम लोग माइनस एच का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, CF3, CCl3, CBr3 और CI3, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करी। यहाँ पे क्या होता है, ये जो माइनस एच इफेक्ट जो है ना, इसमें हम लोग देखते हैं साइज क्या होती है। जब आप ये कार्बन फ्लोरीन, कार्बन Cl, कार्बन Br और कार्बन आयोडीन, इन सब से इधर जाते हो ना, तो यहाँ पे क्या होती है, सबसे वीक बॉन्ड जो होती है ना वो कार्बन और आयोडीन की होती है। कैसे? ओवरलैपिंग। ये देखो, कार्बन इतना छोटा सा और अब आयोडीन इतना बड़ा सा है, तो क्या ओवरलैपिंग होगी इसमें? अच्छे से नहीं होगी। जितना मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन में हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को क्यों लेते हैं, क्योंकि वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग, साइज़ का डिफरेंस होता है यहाँ पे देखो कार्बन छोटा है और ये बड़ा है आयोडीन, तो इसके बीच में साइज़ काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के जो बॉन्ड है ना वो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो कम होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो ईजी पार्टिसिपेट कर पाएगी C-H इफेक्ट में। ओके, समझ में आई बात? तो यहाँ भी क्या होती है कि जब हम लोग इधर से इधर आते हैं तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है -I इफेक्ट जो है वो डिक्रीज़ करती है, पर -H इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ करती है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, इसीलिए बस इतना ध्यान में रखना है। ओके, समझ में आई बात? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करती है, साइज़ ज़्यादा है हेलोजन की, और एक्शन ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो डिक्रीज़ करती है, ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो वीक बॉन्ड है यहाँ पे -I जो इफेक्ट है वो इंक्रीज़ करेगी। समझ में आई? चलो इतना समझ में आया, और सब छोड़ो अब ये रीज़न विज़न जो भी है ये सब छोड़ो, अब बस इतना देखो कि कौन इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप है और कौन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये समझ में तो आ रहा है ना कि कौन सा विड्रॉइंग है और कौन सा ये डोनेटिंग ग्रुप है और कौन सा विड्रॉइंग ग्रुप है। बस उसी के हिसाब से हम लोग को +H और -H लगाना है। बस ध्यान ये रखना है इंडक्टिव इफेक्ट का। जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आप सोच रहे हो कि अगर ये भी याद नहीं आता तो बस इंडक्टिव इफेक्ट तो याद है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देख लो और उसके ही रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, बस ये देख लो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडक्टिव इफेक्ट को लगा करके आंसर कर लो, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, बिकॉज RH I पहले R लगेगा फिर H लगेगा उसके बाद I लगेगी, है ना? समझ में आई बात? तो ऐसा मत करना कि हाइपर कॉन्जुगेशन को छोड़ के पहले इंडक्टिव इफेक्ट से अगर आप देख रहे हो तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट ही देख लो और आंसर उसके अकॉर्डिंग कर ले, ऐसा मत करना। पहले हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट लगेगी। ठीक है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगी। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये हमारा +H और -H हो गया, समझ में आ गया? होप सो समझ में आ रहा हो, नहीं तो फिर और एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेटेड और एक होता है नॉन कॉन्जुगेटेड। ठीक है, अगर हमारे पास दे रखा हुआ है कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड और उसमें बोला जा रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी देखना है। हम लोग सब कुछ से हाइपर कॉन्जुगेशन जो भी सबसे क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी तो जानते हैं। तो बस अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और एक नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उसमें हम लोग को अल्कीन है, वो कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड क्या है, अल्कीन है। अब हमको उसमें देखना है तो हम लोग क्या देखेंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात, सबसे पहले हम लोग कॉन्जुगेट को देखेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस वर्क करेगा। ठीक है, तो पहले जो भी है सबसे पहले स्टेबिलिटी जो अल्कीन की, अगर उसमें कॉन्जुगेशन होगा तो वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मान के चलो कॉन्जुगेटेड नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो नॉन कॉन्जुगेटेड में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन कॉन्जुगेटेड में नंबर ऑफ अल्फ़ा एच। ठीक है, मतलब जिसमें जितना ज़्यादा अल्फ़ा-H होगा नॉन कॉन्जुगेटेड में, वो सिस्टम उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करेगी। ठीक है, अब अगर ये दोनों सेम हो गया, नंबर ऑफ अल्फ़ा-H सेम हो जाती है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ अल्फ़ा-H सेम हो जाएगी तो हम लोग देखेंगे अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल अल्कीन को, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल, रुको मैं अच्छे से बनाती हूँ उसे, 1 मिनट। हाँ, इसको कुछ अच्छे से लिखते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो हम देख रहे थे नॉन कॉन्जुगेटेड। ठीक है,
नॉन कॉन्जुगेट, नॉन कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि नॉन कॉन्जुगेट में सबसे पहले हम लोग को स्टेप 1 नंबर 1 हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फा एच। अगर नंबर ऑफ अल्फा एच सेम हो गई तो हमें क्या देखना है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन और सिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन और क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन और सिमेट्रिकल अल्कीन, ओके। और अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में से कौन सा अगर देखना होगा तो क्या देखना होगा, तो हम लोग को प्रायोरिटी देना है अनसिमेट्रिकल को। और सिमेट्रिकल में भी अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिस और ट्रांस को, ठीक है, जिसमें कि ट्रांस को ज़्यादा हम लोग स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, ओके। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब ये हो गया कि जैसे अनसिमेट्रिकल में मान के चलो यहाँ पे CH2 ग्रुप है ऐसे, और यहाँ पे CH3 और ये कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। सिमेट्रिकल मतलब ये CH डबल बॉन्ड CH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ठीक है। यहाँ से सिस और ट्रांस बन सकता है, ठीक है कि नहीं। सिस का मतलब है, सिस का मतलब हो गया कि अगर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर दो ग्रुप, ये H है और ये H, अगर दो ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो, मतलब सेम पोजीशन पे हो, तो वो सिस है। और अगर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में है, CH3 और ये CH3, ये H और ये H, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस। ये हो गई ट्रांस और ये हो गई सिस, ठीक है। अगर सेम साइड में होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सिस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे से ग्रुप तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। यहाँ तक समझ में आई बात। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगी। ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इस तीनों में हमें स्टेबिलिटी बतानी है अल्कीन की, स्टेबिलिटी बतानी है अल्कीन की कि इसकी स्टेबिलिटी किसकी क्या होगी। तो ये देखो, पहली बात कि ये कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पे कोई अगर इस तरह से रहता है ना तो ये हम इसे कॉन्जुगेशन बोल सकते थे, पर यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। इसका मतलब ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। अब नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में हमें क्या देखना है, पहले नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करना है। और हम लोगों ने अल्फा एच सीखा है कैसे काउंट करते हैं। sp3 कार्बन देखना है, ये sp3 है, ठीक है, ये sp3 है, ये कार्बन sp3 है, यहाँ पर ये कार्बन sp3 है, यहाँ पे ये कार्बन sp3 है, राइट। तो देखो यहाँ पे अल्फा एच कितने हो गए, 3 3 6 अल्फा एच यहाँ पर हो गए। यहाँ पर अल्फा एच कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। और यहाँ पे अल्फा एच कितने हो गए, ओनली 3, ठीक है। ये सारे हमारे पास अल्फा एच है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अल्फा एच से काम नहीं बन रहा है। नंबर ऑफ अल्फा एच जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। तो अल्फा एच जो है लास्ट वाले में वो 3 है, तो वैसे तो उसकी स्टेबिलिटी वैसे ही लो हो गई अगर अल्फा एच के टर्म में देखें। और इन दोनों में अल्फा एच क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जब अल्फा एच सेम होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। आप यहाँ देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, CH2 ही तो है। तो अब देखो ये जो कार्बन है इसके पास भी CH3 है इस साइड, और इसके पास भी CH3 है। मतलब अगर आप यहाँ से अगर आप इसे काटोगे तो जितना इधर कार्बन है उतना ही कार्बन आइटम इस साइड है। तो ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल हुआ है ना, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। और यहाँ पे देखो जब आप इसे ऐसे करके काटोगे, जब आप मान के चलो आधा हाफ करते हो, तो क्या यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन आइटम कितनी है, 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ अनसिमेट्रिकल, ये हुआ अनसिमेट्रिकल। और हम लोगों ने क्या देखा है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, तो अनसिमेट्रिकल को देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से ये हो गई ज़्यादा। तो अगर मैं इसे 1 लिखती हूँ, इसे 2 लिखती हूँ और इसे 3 लिखती हूँ, तो ये समझ गई सबसे लास्ट ये है कि इसके अल्फा एच ही कम है, तो 3rd सबसे लास्ट हो गई। उसके बाद स्टेबिलिटी में
फर्स्ट हो गई, उसके बाद सेकंड, क्योंकि सेकंड अनसिमेट्रिकल है और इसकी अल्फा एच, दोनों के अल्फा एच सेम है, तो हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में जाएंगे और देखें कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ज़्यादा है, अनसिमेट्रिकल में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू सिमेट्रिकल, इसीलिए हमारा इस तरह से हमारी स्टेबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, आ गई समझ में बात? और भी देखते हैं, और एक एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से ताकि समझ में आए, है ना। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो आप, वीडियो को पॉज करो और देखो आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। होप सो आपने बनाया होगा। तो चलो मैं इसका आंसर बताती हूँ, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड, ठीक है। पहले देखो कि ये इन पांचों में से कोई कॉन्जुगेटेड है क्या, तो आपको दिखेगा कि हाँ, दो तो कॉन्जुगेटेड दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। कैसे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ कॉन्जुगेशन हो सकती है, राइट। चलो तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब पहले की प्रायोरिटी जो हम लोग देंगे वो कॉन्जुगेटेड को देंगे। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड, अगर मैं इसे फर्स्ट लिखती हूँ, इससे सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कॉन्जुगेटेड देखना है पहले, तो कॉन्जुगेटेड हमें मिल गया, फर्स्ट और थर्ड हमारा कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रायोरिटी कॉन्जुगेटेड को देंगे, तो बस, तो पहला हमारा हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। अब इसके बाद अब तो कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड में भी क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा एच, जिसकी जितनी अल्फा एच होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखो अब इसके अल्फा एच काउंट करो, अल्फा एच काउंट करो। देखो 2 2 4 4 यहाँ पर है, मतलब ये sp3 कार्बन है ना, यहाँ H, ये H और ये H, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो, पहले 1 और थर्ड के ही करते हैं काउंट, ये H, ये H और ये H। यहाँ पर टोटल अल्फ़ा H है 7, टोटल अल्फ़ा H है 7, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसकी जितनी ज़्यादा अल्फ़ा एच है। तो आप क्या देख रहे हो, इन दोनों में से कौन सा अल्फ़ा एच जिसकी ज़्यादा है, वो है थर्ड वाले की। तो हमें यहाँ से मिल रहा है थर्ड जो है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल है, ओके। देन फर्स्ट से, तो सेकंड प्रायोरिटी हम लोग फर्स्ट को देंगे, ये दोनों कॉन्जुगेटेड है। अब देखो, अब सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में देखो, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो नॉन कॉन्जुगेटेड हुए ना। चलो तो हम नॉन कॉन्जुगेटेड में हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच, इसमें भी ये काउंट करना है। तो बस अल्फा एच काउंट कर लो, 1 2 3 4, यहाँ पे अल्फा एच 4 है। फिर यहाँ पे आप, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 7 है। जिसकी ज़्यादा अल्फा एच वो उतनी ज़्यादा स्टेबल। तो ये देखो यहाँ पे ये और ये हमारा था, ठीक है। अल्फा सबसे ज़्यादा किसकी है, फिफ्थ की, उसके बाद फिफ्थ हो जाएगी, उसके बाद सेकंड आ जाएगा, उसके बाद सबसे कम अल्फा एच किसकी है, फोर्थ की। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी इसके लिए। समझ में आया? गुड। अब चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी वैसा ही है। इसमें भी क्या देख रहे हैं, ये देखो, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, सारे के सारे नॉन कॉन्जुगेट ही है, देख पा रहे हो? गुड। चलो करते हैं इसे हम लोग। यहाँ देखो, ये H, ये H, ये H और ये H, क्या इसमें कोई अल्फ़ा H है? नहीं है। गुड। अब यहाँ देखो, यहाँ पर H और ये यहाँ पर H, ठीक है। ये H, सारे के सारे H लिख दो, आराम से लिखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ भी H, ये H, ये H और ये H, ये H, ये H, ये सारे H और H, ठीक है। ये सबको भी क्यों छोड़े, हर जगह यहाँ पर आपको जो मैंने ब्लैक से लिखा है ना, वो सारे के सारे यहाँ पर H है, ठीक है। ये H आपको दिख गया। अब देखो, अब क्या देख रहा है हमें, सारे के सारे नॉन कॉन्जुगेटेड है, अल्फ़ा एच। अब अल्फ़ा एच कैसे निकल रही है, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच 3, 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें तो अल्फ़ा एच है ही नहीं, मतलब इसमें 3 है अल्फ़ा एच 3। कार्बन के ये sp3, ठीक है, कार्बन sp3, यहाँ पे अल्फ़ा एच 3 3 6, यहाँ पे अल्फ़ा एच 3 3 6 3 9 3 12,
12 ही होंगे ना, देख लो भाई, काउंट कर लो अपने से। अल्फ़ा एच 3 और 3 6, और यहाँ पे अल्फ़ा एच है 3 और 3 6, ठीक है। सबसे ज़्यादा अल्फ़ा एच किसकी हो गई? डी की, राइट। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो सबसे पहला हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? 4th की, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी? उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा एच है ही नहीं, ये तो 0 है अल्फ़ा एच यहाँ पे, तो ये सबसे कम तो इसी की होगी, ये तो समझ में आया ना। तो मान के चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया बगल में कहीं भी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं अगर ये पहले पता चलता है कौन कम हो रहा है और कौन ज़्यादा हो रहा है ना। तो आप इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन का आंसर का जो है ना वो 4 MCQ होते हैं ना, उसमें से आप 1-2 को आराम से हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आप ये देखो, हाँ उसके बाद देखना है क्या, किसमें अल्फ़ा एच और ज़्यादा है? यहाँ पे देखो इसमें कम है, ठीक है। अल्फ़ा एच यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसके बाद हो जाएगा बी। अच्छा ये 4th है ना, 1 2 यहाँ पे कर देती हूँ 2, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या देख रहे हैं आप लोग? अब देखो ये 3rd वाले में सारे के सारे अल्फ़ा एच जो हैं, ये देखो ये और ये तीनों के तीनों सेम है। अब इन तीनों के तीनों सेम है, अब क्या करेंगे? सेम होने के बाद हम लोग हो जाएंगे किसमें? सेकंड स्टेप में, जो है अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। तो आप देखो 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 कार्बन है, उसके बगल में देखो ये CH3 है, ये CH3, यहाँ भी ये CH3 ये मतलब ये दोनों तो सिमेट्रिकल हो गए। यहाँ बीच से काटोगे तो सारे के सारे कार्बन इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है? ये अनसिमेट्रिकल है, तो हम लोग अनसिमेट्रिकल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं इसे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 हमारा हो गया स्टेबल। उसके बाद फिर लास्ट क्या बचता है? 5, ठीक तो है ना। इसके बाद हाँ सॉरी, मैं अच्छे से कर देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ सबसे ज़्यादा, ABCD में ही लिखती हूँ। सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा D, उसके बाद हमारा हो जाएगा D के बाद 12 12 12, और सबसे कम हो जाएगा हमारा A, उसके बाद फिर B, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया। उसके बाद फिर हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? F। अब इन दोनों में डिसाइड करना है, इसमें और इसमें डिसाइड करना है। तो ये अब तक हमने स्टेबिलिटी देखी, अब हमें क्या देखनी है? अब हमें इन दोनों में देखनी है, इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में देखनी है, तो इन दोनों में क्या है? ये हमारा सिस है और ये हमारा ट्रांस है। कैसे? देखो ये हमारा जो CH3 ग्रुप है ये दोनों सेम साइड है, और यहाँ जो CH3 ग्रुप है ये दोनों अपोजिट साइड है, तो हो गई ना सिस और ट्रांस। और हम लोग जानते हैं सिस और ट्रांस सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है? ट्रांस को। तो बस इन दोनों में से ट्रांस को देनी है, तो C हो जाएगी पहले, उसके बाद हो जाएगी E। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया इसके लिए, इस अल्कीन के लिए, है ना। होप सो आज आपको सब कुछ समझ में आया हो। तो ये थी आज की टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन, जो पूरी तरीके से मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, तो ठीक है। तो अगर आज आपको ये सेशन समझ में आया हो, ये वीडियो समझ में आई हो तो और अच्छा भी लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं कुछ फर्दर वीडियो वगैरह डालूँ तो वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।